करूँगा, पूरी थ्योरी समझाऊंगा। ये थ्योरी समझने वाली है, ध्यान से थ्योरी को सुनना, ठीक है, मनन करना, फिर आराम से वीडियो को सुन करके देख करके अपनी नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि इसके बारे में सत्य असत्य कथन बन सकते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कूट वाले प्रयोग भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप वाले भी प्रश्न बनते हैं, तीनों टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। तो मेरे मित्रों, आज हम बात कम करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपको आज कराना है, कल आपकी पॉलिटिकल की क्लास नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपको सोमवार को इसका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो मेरे मित्र शुरू में मैं आपसे बातें कर लेता हूँ, बीच में व्याख्या करूँगा जब मैं आपसे बातें नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, पूजा सिंह जी नमस्ते, तनु जी नमस्ते, दिलीप कुमार जी नमस्ते, रश्मि सोलंकी जी, राहुल शर्मा जी, पूनम सिंह जी, सुषमा सैनी जी, बबीता फौजदार जी, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे मित्रों, शुरू करते हैं। विष्णु, राहुल जी, आइए फटाफट में आज, ठीक है, शुरू में आपसे बातें कर रहा हूँ, बीच में शायद आपसे बातें नाम मात्र ही कर पाऊँगा, क्योंकि थ्योरी है, आपको समझना है, एक एक चीज़ को आपको क्लियर करना है। कृष्णा चौधरी जी आइए, और मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। ठीक है, जो हम आज का टॉपिक करा रहे थे, राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ पढ़ने वाले हैं पंकज जी। तो आज हम आपको टॉपिक बता देते हैं, इसमें कौन कौन सी लाइनें आएंगी। सत्य असत्य में ये आपसे लाइनें पूछ सकता है। जो मैंने आपको सबसे पहले 5 टॉपिक हैं, सत्य असत्य में आपकी 5 लाइनों के बारे में इनकी व्याख्या बताई जाएगी। पहले मैं एक एक लाइन की अभी बता रहा हूँ, जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न बनते हैं। यदि थोड़ा टफ पूछा, यदि क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ लिया, फिर आगे मैं बढ़ने वाला हूँ। तो सुनिए, पहले राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों के बारे में विशेष से 5 लाइन आपको पढ़नी है, 5 वाक्य पढ़ने हैं। नंबर 1, जैसे मैं शॉर्ट में इसकी व्याख्या करा रहा हूँ, जब तो मेरे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, फिर एक एक करके व्याख्या कराई जाएगी। इसमें लिखा हुआ है धन व वित्तीय विधेयक की पूर्व अनुमति। कहने का मतलब है अनुच्छेद 109 की व्याख्या पढ़नी है। अनुच्छेद 109 के तहत कहते हैं धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले किससे अनुमति लेनी होगी? तो लोकसभा में धन विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है, लाया जाता है, लेकिन इससे पहले किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। यही राष्ट्रपति की एक वित्तीय शक्ति है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति पूर्व अनुमति लेनी होगी। अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। एक लाइन आप याद रख लेना। एक बात। दूसरा, इसकी व्याख्या मैं अभी आपको कराने वाला हूं, अभी तो एक एक लाइन आपको बता रहा हूं। दूसरी व्याख्या करने वाले हैं, वित्त वर्ष के प्रारंभ में बजट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वित्त वर्ष के प्रारंभ में बजट पेश किया जाता है। बजट सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, क्योंकि बजट का संबंध भी धन विधेयक से है। लोकसभा में लाया जाता है। बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन वित्त मंत्री पेश करेगा लोकसभा में बजट को, लेकिन इससे पहले अनुमति किससे लेनी होगी? राष्ट्रपति। अर्थात वित्त वर्ष प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है। तो एक अनुच्छेद है 112(1), अनुच्छेद 112(1) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से देश का वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है। तो यहाँ हम बजट की पूरी बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो बजट की पूरी बातें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या चलेगी, इसलिए आप जल्दी शीघ्र अपने मित्रों को जोड़ें। ठीक है, पिंकी जी, केशव जी, मधु जी, सभी अपने अपने मित्रों को जोड़ें। माधुरी शर्मा जी, नीतू जी, मधु मीणा जी, पूनम जी, सभी आप अपने अपने मित्रों को जोड़ें। अब देखिए नंबर 3, इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं? इसमें बात करेंगे संसद से व्यय का अनुदान। यदि संसद से कोई डिपार्टमेंट अनुदान मांग रहा है, अपना खर्चा मांग रहा है, तो संसद उसे देने से पहले, और अर्थात संसद उससे पहले किससे पूछेगी कि भैया पापा से पूछे हूँ पहले जब दूंगा पैसा। अब मैं आपसे पैसे मांगने आया तो आप अपने
मुखिया से पूछोगे तो देश का मुखिया कौन है, संसद किससे पूछेगी, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के, ठीक है, संसद किसी को अनुदान दे सकती है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना, राष्ट्रपति से पहले सलाहकार के बिना संसद किसी को अनुदान नहीं दे सकती। ठीक है, एक इस पर चर्चा करने वाले हैं, सीधी बात है, व्यय और अनुदान पर बात करेंगे। चौथी बात है कैग की रिपोर्ट को संसद में रखवाना। तो एक अनुच्छेद है 148 और एक अनुच्छेद है 151, इसकी चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड एडिशनल जनरल की नियुक्ति करता है। और कैग भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को किसमें, संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। अर्थात अनुच्छेद 151 राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 151 के तहत भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करता। किसको रिपोर्ट पेश करता है, ये क्वेश्चन आता है, संसद को नहीं करता, ये डायरेक्ट किसको अपनी रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जब इसे संसद में रखवाता है, संसद के पास नहीं रखता, कैग किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देगा, संसद को देगा। इसकी चर्चा करवाता है, ये ध्यान रखें। तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज, कैग की हम आपको चर्चा करने वाले हैं। और आप जानते हैं अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, उसको कैग का अध्यक्ष बना दिया गया है। पहले राजीव मिश्रा थे, अब राजीव मिश्रा WHO में एक ब्रांड, ठीक है, ब्रांड है, उसमें लोक लेखा, जो वहाँ भी एक लेखा कोई डिपार्टमेंट है, उसका अधिकारी बनाया गया, सदस्य बनाया गया है। तो राजीव मिश्रा नहीं है, अब आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। एक बात, इसकी चर्चा करने वाले मेरे मित्रों इसलिए जुड़े हैं, फटाफट जुड़े हैं। फिर है आपकी पांचवीं, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का बंटवारा। अर्थात सेंटर पे जितने भी इनकम टैक्स आते हैं, आयकर आता है, उसका जो पैसा आता है राज्य को कितना दिया जाए। जैसे इनकम टैक्स आता है, डाकघर के आते हैं, अन्य चीज़ें आते हैं, उनका पैसा राज्य सरकार को भी दिया जाएगा। तो ये कौन फिक्स करेगा, अर्थात तोल करके केंद्र सरकार पे जो पैसा आया है उससे राज्य सरकार को भी दिया जाएगा। क्योंकि राज्यों में भी रेलें होती हैं, राज्यों में डाकघर होती हैं, वो पैसा ठीक है सेंटर में जाता है, इनकम टैक्स सेंटर में जाता है, सेंटर के खाते में जाता है, लेकिन उस खाते से राज्य सरकार को कितना अनुदान दिया जाएगा ये भी निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करता है, एक आयोग का निर्माण करवाता है, आयोग सिफारिश करती है। वर्तमान में ध्यान रखना 15वां वित्त आयोग चल रहा है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है केंद्र राज्यों की मध्य शक्तियों को बंटवारे के लेकर के। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करता है और इस समय NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने सिफारिश की है 2021 के लिए कि केंद्र सरकार जितना भी आय आती है इनकम टैक्स में, आय व्यय जितना आती है उससे राज्यों को कितना % दिया जाएगा, 41%। अर्थात जितनी आय से इनकम होती है गवर्नमेंट को, उसमें सेंट्रल सरकार को, राज्य सरकार को कितनी दी जाएगी, 41 दी जाएगी। ध्यान रखना वर्तमान में ये सिफारिश किसने की, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने की है। ठीक है मेरे मित्रों, तो बात करें, आज हम इतना बड़ा टॉपिक, विशाल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। अब मैं आपको ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते धन और वित्त विधेयक की। ये कॉमन लाइन थी, ये लाइनें आपको किताबों में मिल जाएंगी, जो मैंने आपको शुरू में 5 लाइन पढ़ाई हैं, बस इतना लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा गहराई में पूछे तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ इनकी गहराई में, स्तर में। बाकी ये 5 लाइन तो आपको सीधी सीधी याद करनी है मेरे मित्रों। ठीक है मेरे मित्रों, बात करते हैं पहला, तो पहले पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आ गया आपका इसी के तहत। ठीक है, पहला टॉपिक आपको इसी के तहत आ गया, धन व वित्त विधेयक की बात पूछी जा रही है, धन व वित्त विधेयक की पूर्व अनुमति। सुनिए, हम चर्चा कर लेते हैं पहले अनुच्छेद 109 की। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक की प्रक्रिया लिखा हुआ है। ठीक है, एक बात, इस प्रक्रिया के तहत अर्थात
धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा, प्रक्रिया कहाँ से चालू होगी, तो अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक सर्वप्रथम, ठीक है, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में, जो मैंने अभी लाइन बताई, पेश किया जाता है सबसे पहले। लेकिन उससे पहले कहते हैं किससे अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति, अर्थात लाने से पहले किससे पूछा जाएगा, राष्ट्रपति से। कहने का मतलब है अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। ये प्रमाण है और ये शक्ति किसके अंतर्गत गिनी जाती है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत। एक बात। दूसरी बात, ठीक है, एक बात ये हो गया, तो ये आपको ध्यान रखने की शक्ति है। अनुच्छेद 110 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 110 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 110 कह रहा है कि राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति, ये हमने पढ़ लिया, बीच में आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहने का मतलब है राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़ करके किसी अन्य साधारण विधेयक, धन विधेयक माफ है, इसमें वित्त विधेयक माफ है, ठीक, सॉरी, धन विधेयक माफ है, विशेष करके इसमें धन विधेयक को छोड़ करके राष्ट्रपति किसी अन्य विधेयक पर साइन करने से मना कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस में लिखी हुई है, अनुच्छेद 110 में। इसकी व्याख्या तो हम अनेक बार पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं धन विधेयक में। आप तो ये है जो आपके काम का है, अनुच्छेद 109 है जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति से संबंध रखता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 110 चल रहा है, सॉरी है, मैं 111 पहुंच गया, ठीक है, दोनों बढ़ाने हैं, 110 और 111, 111 है शायद, मैं पहुंच गया डायरेक्ट, ठीक है नीचे। देखो सुनो पहले, अभी दोबारा सुने, हम डायरेक्ट 111 पहुंच गए। इससे पहले बीच में एक धन विधेयक और धन विधेयक की परिभाषा रह गई थी, जल्दी जल्दी में, ठीक है, क्योंकि मैंने कल करा दिया थे धन विधेयक की परिभाषा। इसमें तो सीधे, और जो हम बात कर रहे थे नीचे लिखा हुआ, मैं जानना ऊपर लिख रहा है, ये आपका 111, इसकी बातें कर रहा था। तो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति, ठीक है, ये बात चल रही थी। तो दोबारा ऐसे पढ़ लेना, बोल लग गया था जल्दी जल्दी में। तो कहने के बाद तीनों अनुच्छेद हैं आपके। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है जिसके तहत सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पेश किया जाएगा। 110 में परिभाषा कोई मतलब नहीं है, और 111 में लिखा हुआ राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़ करके किसी भी अन्य विधेयक पर अनुमति देने से मना कर सकता है, ठीक है, जो आगे हम पढ़ लेंगे, बस इतना याद रखना है। अब आ जाए 117, इसी धन विधेयक का एक डिपार्टमेंट, एक पार्ट है, सुनो आगे, ये तो करा दिया, बस तभी तो मैं स्पीड में ले रहा हूं, आपको केवल स्पीड में पूरे आपको टॉपिक करा रहा हूं, बस पहुंच गया। अनुच्छेद 111, रोहतेज जी केवल आपको रिवाइज ले रहा हूं इसको। अब देखो अनुच्छेद 111 में, अब अनुच्छेद 111 क्या कह रहा है, ठीक है, 111 मैंने बता दिया। 111 के बाद अनुच्छेद 117 में पहुंच जाते हैं। अनुच्छेद 117 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 117 कह रहा है कि इसमें वित्त विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा मैंने बताई थी, धन विधेयक की परिभाषा कहाँ गई, धन विधेयक की परिभाषा 110 में आ गई, और 111 में किसकी आ गई, वित्त विधेयक की परिभाषा। बस इतना है। वित्त विधेयक का मतलब है आय व्यय से संबंध में विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है। अब बात करते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है इसका पार्ट 1 पढ़ना है, वित्त, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में इसका पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, ये लाइन आपको पढ़नी है। अनुच्छेद 117 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है।
कहने का मतलब है यहां भी अनुच्छेद 117 एक राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति का संबंध है। राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई भी धन विधेयक को छोड़ करके, ठीक है, धन विधेयक हो या कोई भी विधेयक हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक है, संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ये बात कह रहा है अनुच्छेद 117। देखो 109 क्या कह रहा है, वहां 109 में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखें, वहां लिखा हुआ है केवल धन विधेयक, और 111 में क्या लिखा हुआ है, वित्त विधेयक। इतना ध्यान रखना, यहाँ वित्त विधेयक की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है वित्त विधेयक, वहां हो रही है 109 में धन विधेयक। तो धन विधेयक भी लोकसभा में, वित्त विधेयक भी लोकसभा में, लेकिन दोनों की अनुमति क्या है, राष्ट्रपति की है। तो दोनों में, तो धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं, लेकिन इससे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की लेनी होगी। तो ये दोनों शक्तियां अर्थात अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 117 एक, दोनों राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम ज्यादा इसमें बात नहीं कर रहे। अब आ जाओ अपना दूसरा जो हमने कल बताया था, इसका भी रिवाइज ले लेते हैं, फिर वहीं तीसरे चौथे पांचवें पहुंचने वाले हैं। 5-5 मिनट के टॉपिक हैं। तो वित्त वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है, ये भी शक्ति राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती है, अर्थात क्या आता है, बजट। तो मैंने आपको बताया था बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ना होकर के बजट के लिए कौन सा शब्द दे रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आपको ध्यान रखना है। बजट का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसके लिए कौन सा स्थान दे रखा है, कौन सा शब्द दे रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। एक तो ये ध्यान रखना है, जिसे वर्तमान में केंद्रीय बजट कहते हैं या इसे आम बजट कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, ठीक है, अब बजट कब पेश किया जाता है, तो प्रतिवर्ष पेश किया जाता है। ठीक है, कब पेश किया जाता है, प्रतिवर्ष। और कब से कब वित्तीय वर्ष रहता बजट का, वित्तीय वर्ष प्रतिवर्ष पेश किया जाएगा। और वित्तीय वर्ष कहां से कहां, ये क्वेश्चन आता है, तो बताइए वित्तीय वर्ष कहां से कहां। ठीक है बबीता जी, 111 117 में दोनों बता दिए, मैं रिवाइज के रूप में ले रहा था जल्दी, ठीक है, मैंने व्याख्या बताई थी, ध्यान से सुने। तो 111 में तो मैंने आपको राष्ट्रपति वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के विधेयक की अनुमति बताई। 117 में वित्त विधेयक बताया, 117 में वित्त विधेयक बताया। ठीक है, अब देखो वित्त वर्ष तो 1 अप्रैल से, ये ध्यान रखना, और 31 मार्च, 30 मार्च नहीं 31 मार्च, ये वित्तीय वर्ष है। तो कहते हैं वित्तीय वर्ष जो बजट है वो 1 साल के लिए लाया जाता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब कहते हैं बजट 2017 से पूर्व तक से पहले बजट कितने प्रकार का था, कल मैंने आपको बताया बजट कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था। ठीक है, कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो है आपका रेल बजट और एक है आपका आम बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय बजट कहते हैं। रेल बजट में रेल मंत्रालय के अधीन जितने भी व्यय होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है, और आम बजट रेल मंत्रालय के अलावा जितने मंत्रालय होते हैं उनकी यहाँ पे आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब लेकिन आप जानते हो वर्तमान में जो आपका बजट है वो यूनियन अर्थात एक ही बजट है, यूनियन बजट है, एक ही बजट है वर्तमान में। 2017 से 1 फरवरी 2017 अर्थात 2017 से एक ही कर दिया। 2016 को एक कमेटी बैठी थी और कमेटी थी इसको विलय कर दिया। लेकिन कहते हैं ये कहा जाता है कि एक्वर्ड समिति आई थी, मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा, लिखा हुआ है एक्वर्ड समिति 1921 की है और इसने 1924 की सिफारिश दी थी, और इस सिफारिश के आधार पर कहते हैं बजट को 2 भागों में बांट दिया था, रेल बजट और अलग अलग कर दिया था। किस समिति के आधार पर, ये ध्यान रखना, तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया था किस समिति के सुझाव पर, एक्वर्ड समिति के सुझाव पर। इसका गठन कब हुआ था, 1921 में, और ये अलग कब हुए थे, तो 1924 में ये अलग कर दिया गया। लेकिन अभी आपने देखा, अभी हाल में कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर और बजट को कहते हैं विलय कर दिया गया है। ठीक है,
और इस प्रकार विलय कब कर दिया, तो विलय ध्यान रखें विलय कब किया गया, तो ये 2017 में विलय कर दिया गया है। अर्थात दोनों फिर दोबारा मिला दिए, अर्थात रेल बजट और आम बजट एक कर दिया गया है, एक कर दिया। कब से हुआ, 2017 से। अब एक क्वेश्चन जो आपके पेपर के काम का है ये है नीचे वाला, भारत का पहला संयुक्त बजट, भारत का पहला संयुक्त बजट कब पेश किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान देना। भारत का पहला संयुक्त बजट कब पेश किया गया, तो ध्यान रखना 1 फरवरी 2017 को। संयुक्त बजट का मतलब दोनों मिला दिए, और इस प्रकार भारत का पहला संयुक्त बजट 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना, ये तो मैंने आपको थोड़ा बजट के बारे में बताया था। ठीक है, इसका स्कैन आप यहाँ से ले सकते हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 112। अब अनुच्छेद 112 एक की बात कर रहे हैं। अब तक हमने क्या बात की थी, अनुच्छेद 12 की बात की थी, बजट शब्द की बात की थी, बजट की जीके। ठीक है, बजट की जीके याद की थी, सामान्य जीके हमारी ये पूछी जा सकती है, जबकि बजट तो हम बहुत पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। ठीक है, अब देखिए हम 112 में तो हमारा राष्ट्रपति तो कहीं आया ही नहीं, यहाँ तो वित्त मंत्री जी चले, बजट जी चले। अब राष्ट्रपति का संबंध क्या है, तो वहीं आपको लेके चल रहा हूं, अनुच्छेद 112 1 में है। अब हमारे राष्ट्रपति कहाँ गए, अनुच्छेद 112 1 में आ गए। अब देखें इसमें क्या है, बहुत अच्छी चीज जो आपके काम की है, पुलिस वालों के लिए पटवारी वाले विशेष करके ध्यान दें, पटवारी वाले विशेष करके ध्यान दें। ठीक है, ये उनके काम की चीज़ है, ये विशेष करके पटवारी वाले हों या रेलवे वाले हों या एसएससी वाले बच्चे हों या सेकेंड ग्रेड वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले, थर्ड ग्रेड में शायद आए नहीं आए ये लाइन, लेकिन इससे पहले ये फर्स्ट ग्रेड वालों, ये रीट वालों के लिए स्पेशल है, ये थोड़ी गहराई की पहुंच जाती है, ये पटवार थोड़ा गहराई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि उनका बजट टॉपिक दे रखा है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी बजट शब्द दे रखा है, इसलिए विशेष करके सेकंड ग्रेड वाले जी के पोर्शन में बजट टॉपिक है उसके काम का है। अब देखिए अनुच्छेद 112 1 में क्या कहता है, अनुच्छेद 112 1 में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बजट पेश किया जाएगा। कहने का मतलब है अनुच्छेद 112 1 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से देश का कौन, वित्त मंत्री, देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, देश का वित्त मंत्री। ठीक है, और कहां पेश करता है, ये भी लोकसभा में पेश किया जाता है सबसे पहले। कहने का मतलब है अनुच्छेद 112 1 के तहत राष्ट्रपति देश के वित्त मंत्री द्वारा बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। ये लाइन भी आती है, कैसे भी वहां के पूछ लो, या अनुच्छेद 112 1 के तहत देश का वित्त मंत्री राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में अर्थात संसद में या अथवा विशेष करके संसदीय कौंसिल लोकसभा में बजट पेश करता है। ये लाइन ये आपके काम के किसकी अनुमति से, यही राष्ट्रपति वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार राष्ट्रपति का ये कौन सा अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 112 1 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से देश का वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है। ठीक है, एक बात। अब जब बजट पेश कर देता है तो कौन कर रहा है, वित्त मंत्री कर रहा है साहब। अब वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है इस अनुच्छेद के तहत, तो यहां मैं आपको 6 चरण बता रहा हूं, बजट कितने चरण में गुजारा जाता है, गुजरता है, ये ध्यान रखना। जैसे देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो लोकसभा में आई। अब लोकसभा में आकर के सबसे पहले क्या करेंगी, बजट अपना बस्ता सो लेके आएंगी। शुरू मैंने आपको लाल बैग जही के मार दिखाया हो, लाल बैग होता है और बैग कर को अपने अटैची, कोई अटैची लाता है, कोई बैग लाता है, विशेष करके बैग होता है। अब उसको पंथन ने खोला ही अकेली, लोकसभा में आई और अपने बैग को जो भी बजट उसमें पत्रा बना कर ले आए। ठीक है, मानक सोलंकी जी अब इस प्रकार लाएगा और ला करके प्रस्तुतिकरण करेगी। यहाँ कौन बोलेगा, कहते हैं देश को बजट आज पारित है व्यवहार हो, पेश है व्यवहार हो, बजट
देश का बजट पेश होने वाला, आम बजट पेश होने वाला है, और इस प्रकार केंद्रीय वित्त मंत्री। तो भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में आएंगे और बजट के बारे में अपने, ठीक है, प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रस्तुत बताएंगे, ये बजट है, पूरे उसमें चलेंगे। और राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है मेरे मित्रों? राजस्थान का वित्त मंत्री बताइए कौन है? अशोक गहलोत है। राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है? अशोक गहलोत है, जो मंत्री मुख्यमंत्री है। तो ऐसे वो भी हमारे यहाँ बजट पेश करता है, और ये हमारे यहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी। अब इसके बाद क्या होगा? अब चलेगी बहस। ये बजट पेश कर देगी, प्रस्तुतिकरण कर देगी, ये 2-3 घंटे जो भी अपने बारे में कहेगी, अपने बजट के बारे में कहेगी। अखबार में अगले दिन क्या आता है? पूरा अखबार पूरा बजट से भरा होता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ और फिर क्या होगा, और फिर आम बहस चालू हो जाएगी। अर्थात मंत्री आपस, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ेंगे कि नौकरी ना दें, यानी वो ना दें, यानी की ना करी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अर्थात आपस में क्या होगी? तो दूसरे पे होगा आम बहस होगी। प्रस्तुतिकरण, आपने मेथड पढ़े होंगे, रीट में मेथड आते हैं, तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है। अशोक गहलोत जी, बहुत बढ़िया आंसर है, राजस्थान का वित्त मंत्री अशोक गहलोत हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होगा, ये चरण पूछे जाएंगे। पहला चरण कौन सा है, अंतिम चरण कौन सा है, जैसे आपको पूछे जाते हैं, मेथड में पूछे जाते हैं, मेथड में पूछे जाते हैं कि पहला चरण कौन सा, अंतिम चरण है, किसी पद्धति के बारे में पूछा जाता है, ऐसे ध्यान रखना। सबसे पहले बजट का पहला चरण कौन सा माना जाता है? बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा आम बजट हो, आम बहस होती है, या हमें कहते हैं नेता प्रतिपक्ष नेता सब आपस में बहस होती है, गारी गुत्ता, सीधी बात है। तेरे ये ना दियो, ये बजट खराब है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, तो ध्यान में बहस होगी। फिर 4-5 दिन रेस्ट दिया जाएगा, क्यों पसीना दे के बेचारे ये दूसरी गाय दी होंगी। अर्थात बहस होती है बजट के बारे में। फिर क्या होता है? 4-5 दिन के बाद विभागीय जांच करवाई जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना। विभागीय जांच कौन करता है? संसद की स्थायी समितियां करती हैं। कौन करती है मेरे बेटो? संसद की स्थायी समितियां करती हैं। स्थायी समितियां कहते हैं कितनी है इसमें? तो मुख्यतः इसमें स्थायी समिति तो आपके 3 हैं, लेकिन स्थायी समितियां कुल संख्या पूछे हैं तो 24 हैं। तो संसद की 24 स्थायी समितियों द्वारा कहते हैं इस बजट की पूरी जांच करवाई जाती है। तो कितनी समितियां जांच करती हैं? 24 स्थायी समितियां जांच करती हैं। जांच कौन से नंबर पे आया? जांच तीसरे नंबर पे आया। जांच करने के बाद क्या होगा? फिर उसमें कोई डिपार्टमेंट, कोई मंत्री या कोई भी डिपार्टमेंट कोई अपना अनुदान मांगेगा कि भाई हमारे डिपार्टमेंट को इतना डिपार्टमेंट चाहिए, हमारे को इतना चाहिए, हमारे को इतना चाहिए। 3333 क्या है बताइए? बहुत बढ़िया कोड है। क्या चीज़ है 3333? 3333 देखो, लोकसभा में अनुच्छेद की बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो मैं क्या कह रहा, अनुदान की बात कर रहा। अनुदान पे बहस होगी, मतदान होगा अनुदान के ऊपर के बहस। किसी डिपार्टमेंट के कटौती प्रस्ताव जिसे कहते हैं, तो यहाँ कटौती प्रस्ताव होता है कि भाई इसमें इतना अनुदान दे दे, इसमें इतना। कटौती प्रस्ताव का संबंध इसी से है। यहाँ कटौती प्रस्ताव पे विचार विमर्श होता है। इसके बाद कहा जाता है अनुदान के बाद विनियोग, ठीक है। कटौती प्रस्ताव पूर्णतः इसमें आती है, सॉरी, कटौती प्रस्ताव। अब यहाँ कटौती प्रस्ताव इसमें होगा, यहाँ अनुदान की मांग की जाएगी, फिर वहाँ में कटौती की मांग की जाएगी, कितना कटौती विधेयक मान दिया जाए। तो 5वां आपका विधेयक विनियोग है। विनियोग का मतलब है कि संसद कानून बनाएगी, अर्थात संसद के दोनों सदनों में पारित करना होगा जब विधेयक बनेगा। और फिर वो छठे चरण में क्या होगा? वित्त विधेयक, आय व्यय का लेखा जोखा, कितना क्या करना है। और अंतिम चरण कौन सा, ये ध्यान रखना, वित्त विधेयक पर पारित होना। पहला चरण कौन सा है? बजट का प्रस्तुतिकरण। तो ये पूछ सकते हैं कि बजट का अंतिम 6वां चरण कौन सा माना जाता है? वित्त विधेयक पर पारित होना। तो अभी बताया था वित्त विधेयक, ठीक है। तो वित्त विधेयक आपको संसद पढ़ जाएंगे, धन विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में बताया जाएगा। तो ये आपको 6 चरण है, विशेष करके आपको ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। नंबर दूसरा, पहला चरण बजट का कौन सा? प्रस्तुतिकरण। अंतिम कौन सा? वित्त विधेयक का पारित होना। तो ये आपका यहाँ हुआ। अब बात करते हैं इसी के आगे, ठीक है। बजट पेश हो गया सब। अब बजट पेश हो गया
अब अनुदान की मांग क्या होती है अनुच्छेद 113 में? सीधा प्रश्न आएगा, आपसे व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, आपसे व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। अनुदान व व्यय की मांग का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? 113। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि संसद द्वारा कोई अनुदान व्यय की मांग नहीं कर सकता। संसद से कोई अनुदान व्यय की मांग नहीं कर सकता। अर्थात इसका मतलब है संसद से मांग नहीं, संसद से पहले कौन से पूछना पड़ेगा? राष्ट्रपति से। ये इसी में है। अर्थात अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति की बिना सहमति के संसद से कोई अनुदान या व्यय की मांग नहीं कर सकता। दोबारा सुने, ये आपको 10th में से ली गई ये लाइन, ये 10th की क्लास में दे रखी है। सुनो कैसे, अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति की बिना सहमति के संसद से कोई अनुदान और व्यय की मांग नहीं कर सकता। अर्थात जो भारत की संचित निधि होती है, भारत की संचित, बताइए किसमें है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? जो भारत की संचित निधि कौन से अनुच्छेद में? 266 में। किसमें? 266 में। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है और इस पे भारत व्यय होता है। किसको पेमेंट देगा, किस पे भारत होगा, किससे खर्चा चलेगा? तो मैंने बताया भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भारत व्यय से नहीं मिलता, अर्थात भारत की संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, अध्यक्ष का वेतन यहाँ से मिलता है क्योंकि से वरिष्ठ सदस्य होता है। अब वेतन के बारे में कहते हैं संसद में चर्चा क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 113 में। ये 10th में से मैंने आपको लाइन निकाली है, हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखी हुई है। दोबारा सुने, ये आपको लाइन याद रखनी है, कथन सत्य सत्तन में ये पूछा जा सकता है। दोबारा सुने, अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति की बिना सहमति के संसद से कोई अनुदान और व्यय की मांग नहीं कर सकता और भारत की संचित निधि पर भारत पेंशन, वेतन के बारे में चर्चा की जा सकती है, संसद में चर्चा की जा सकती है, लेकिन संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। ठीक है पिंकी जी, पुष्पेंद्र जी, उमेश जी, रोहते जी, तनु जी, सोनामत, मेहताब सिंह जी, बड़ी ध्यान से सुनना। इसलिए मैं बीच में बात नहीं कर रहा कि बाद में बात रह जाती, कोई हमारी जो बढ़िया सत्य का कथन रह जाता वो पूछ लेंगे, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा। जुड़े रहें, ध्यान से सुनते रहें, ये बात आपको ऐसे ही लिखनी है। एक बात अब है अनुच्छेद 114 क्या कह रहा है? अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे एक स्थिति मानो मैं हूं संसद का कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग हूं मैं, और संसद हमारी, ये कमरा मेरा संसद है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर वाले राष्ट्रपति जी हैं, हमारा कंप्यूटर क्या है, राष्ट्रपति जो मान लो, ये कमरा संसद है, मैं कौन हूं, एक तरह का डिपार्टमेंट का कोई। अब मांग करने आया हूं संसद से, कह रहा हूं भाई परिषद है, ठीक है। अब वो संसद क्या कहेगी, पहले मुझे अपने कंप्यूटर अर्थात राष्ट्रपति से पूछना है, तो ये हो गया, अर्थात मांग नहीं कर सकते, राष्ट्रपति की बिना अनुमति से संसद से हम मांग नहीं कर सकते। अब ये क्या कह रहा है कि संसद से मांग कर लिया आपने, ठीक है, अब संसद आपको कब देगी, तो ये कहा गया संसद द्वारा, संसद कानून बनाएगी, फिर संसद द्वारा विधि के अधिनियम द्वारा, अर्थात संसद कानून बनाएगी। और संसद पे कानून कब बनेगा, इस पे कौन अनुमति दे देगा, राष्ट्रपति से पूछने जाएगा। अब राष्ट्रपति से पूछने गया इस अनुच्छेद के तहत, अब कोई अनुदान मांग रहा है संसद से, और संसद तो नहीं दे सकती, इसलिए उससे कहाँ जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति यहाँ कहते हैं जैसे साइन कर देगा, संसद क्या बना देगी, एक अपने साइन कर देगा, अर्थात लोकसभा राज्यसभा में पारित कर देगी, और वह विनियोग विधेयक माना जाता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 114 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद द्वारा, ठीक है,
अधिनियम बना करके और कोई धन या कोई अनुदान या कोई व्यय भारत की संचित निधि से निकाला जा सकता है। तो कब निकलेगा? जब संसद उस पर कानून बना देगी। और संसद कानून कब बनाएगी? जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देगा, अर्थात राष्ट्रपति की सहमति से। संसद भारत की संचित निधि पे जो भारत व्यय होता है कितना किसको देना है साइन करा के लाएगा। भाई ठीक है मैं देवे जा रहा हूँ, लेकिन बात है पहले भैया से साइन कराऊँ, भैया से पूछा हूँ, जब तो देंगे हाँ सब दे दूँ दे दे। तो संसद राष्ट्रपति से पूछ रही है, राष्ट्रपति अनुमति दे दी, एक कानून बन गया। और इस कानून के तहत ही भारत की संचित निधि से क्या निकाला जा सकता? पैसा। तो कहने का मतलब पैसा कैसे निकालेगा? भारत की संचित निधि से पैसा, ठीक है, कौन निकालेगी? संसद। लेकिन किसकी? पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति से। आगे समझ में, उसे कहते हैं विनियोग विधेयक। पेपर में केवल इतना पूछेगा, विनियोग विधेयक का उल्लेख क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 114 में है। एक बात। अब आ जाओ, वही भारत की बात आ गई। 115 क्या कह रहा है? विनियोग विधेयक हो गया। अब अनुपूरक क्या कह रहा है? अब देखो इन दोनों को ध्यान रखो, एक दूसरे का विलोम है, एक ध्यान से सुनना इन दोनों को। सीधे आप पे ज्यादा व्याख्या नहीं आते, आपके पेपर में सीधा पूछेगा अनुपूरक अनुदान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है और लेखानुदान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, और कुछ नहीं पूछेगा। थोड़ा गहराई का है, फर्स्ट ग्रेड लेवल का है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको थोड़ा सा देख लो, कोई बात नहीं, आपको काम आएगा, पटवारी वालों को तो काम आने वाला मुझे लगता है। अब देखो अनुच्छेद 115 क्या कहता है? जैसे मैं कह रहा था, अभी मैंने आपको चरण बताए थे, जैसे ठीक है, ये चरण मैंने आपको बताए थे। क्या हो रही है कि भाई बजट आया, बहस हो रही है, प्रस्तुति हो रही है, बहस हो रही है, जांच होगी, मतदान होगी। अब देखो वहीं ले जा रहा हूं आपको, इससे संबंध ध्यान से देखना। अनुपूरक अनुदान और एक है लेखानुदान। अनुपूरक का मतलब है जैसे बजट चल रहा है, निर्मला सीतारमण देश का वित्त मंत्री बजट पेश कर दिया, बहस चल रही है, ठीक है, और वो तो अपने बैग में सबने लिख लाई, शिक्षा विभाग को डिपार्टमेंट, जल विभाग को इतना पैसा दूंगी, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दूंगी, अर्थात सबन ने अपनी अपनी सिफारिश कर दी, बनने अपना पोथरा बन के ले गई। बहस कर रहा है अपना मंत्री। अब उसी समय बहस चल रही, अब तो सब पहुंच गए। अब क्या हुआ, कोई अनुदान आया, कोई डिपार्टमेंट नया बनाया मोदी जी ने, पल्लाओं तो निर्मला जी तो वित्त मंत्री जी तो पहुंच गई संसद में, बस्ता ले गई साहब, अब में घटावड़ी नहीं होगी, भाई की व्याख्या होगी। अब पीछे से कोई डिपार्टमेंट कहते हैं मोदी जी ने बना दिया, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट गठन के कोरोना नई सेवा, नया सेवा डिपार्टमेंट बना दिया, कोरोना मंत्री केंद्रीय मंत्री, कोरोना डिपार्टमेंट बना दिया, इसके लिए मंत्री पैसा चाहिए, अब नया डिपार्टमेंट बनाया हो सब। अब लेकिन बा में तो बा को नाम ही ना है, क्योंकि निर्मला जी तो चले गई, पीछे रहेगा पीछे। ऐसी स्थिति में अब कहते मोदी जी भगे भगे आए संसद में कि निर्मला जी एक लाइन और डाल दो, कहा कोरोना गृह मंत्रालय, कोरोना मंत्रालय डाल दो। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक नया डिपार्टमेंट कोरोना मंत्रालय आ गया, कोई आपातकालीन कोरोना जाए तो इसमें कैसे पैसा इसका मंत्री होगा, अर्थात कहने का मतलब नई सेवा, नई सेवा के लिए अनुदान। एक तरफ नया मंत्रालय, इस मंत्रालय तो उल्लेख है ही नहीं है, मंत्री जी पहुंच गई, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जी पहुंच चुकी हैं उसमें, वहां में कोरोना मंत्रालय उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब नए मंत्रालय के लिए पैसा अनुदान की मांग करना, तो नए सेवा के लिए और कहते हैं अनुदान मांगना, उससे अनुपूरक अनुदान कहते हैं। इसका मतलब अब क्या करेगा, अब मोदी जी गए संसद में, मंत्री वित्त मंत्री थे, कई साहब जाला लिख दो ना साहब, पहले कौन थे पूछ के आओ, भैया राष्ट्रपति पूछ के आओ। अब राष्ट्रपति अनुमति देगा संसद को, अर्थात मंत्री को देगा, जब उसे अनुपूरक अनुदान दिया जाएगा, उससे भी पैसा दे दिया जाएगा। ये है, तो आप ध्यान रख रहे हैं नई सेवा के लिए अनुदान, बस इतना ध्यान रख रहे हैं, नई सेवा के लिए अनुदान राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में रखा जाता है, संसद दे देता है। लेकिन संसद पहले किससे पूछेगी, राष्ट्रपति से, और नई सेवा के लिए अनुदान दे दिया जाएगा अनुच्छेद 155 में। ठीक है मेरे मित्रों, अब है लेखानुदान क्या होता है, ठीक है हो गया।
अब लेखा अनुदान क्या होगा? एडवांस। सीधी बात बताऊं, जैसे आप कोई काम करने गए, कोई डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ कोई विद्यालय में आप काम करने गए और पहला महीना सब 2 दिन भये और तुमने हेडमास्टर से कही साहब मुझे आवश्यकता पड़ रही है 5,000 एडवांस दे दो। महीना ना भाई, महीना के बाद मिलेंगे एडवांस 5,000 तो ठीक है, तनख्वाह बाकी 5,000 प्राइवेट में। अब मान के सब पहले मुझे चाहिए अनुदान, लेखा अनुदान, अर्थात कहने का मतलब है एडवांस लेना, कोई डिपार्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा अतिरिक्त खर्चा लेना। पहले पीछे लिख लियो, सब लिख लियो, भूल मत जाइयो, आगे मुझे जोड़ दियो। तो लेखा अनुदान का मतलब है कि विशेष प्रावधान के किसी विशेष कार्य के लिए अनुदान लेना, और पूर्व में अनुदान ले लेते हैं किसी डिपार्टमेंट के बारे में, अभी तो पैसा आए ना है, कहने मतलब बहस चल रही है, आम बजट है, अभी चर्चा ना भाई, अभी तो विनियोग प्रस्ताव पारित ना भयो, वित्त विधेयक पारित ना भयो, बात पहले पैसा किसी डिपार्टमेंट को अचानक दे दिया जाता है। मोदी जी आए और मोदी जी कहने लगे राष्ट्रपति से कि साहब अभी तो बजट पारित ना भयो, लेकिन मुझे अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है, एडवांस पैसे की, एडवांस कार्य करने की आवश्यकता है, और आप मुझे दे दें, और आप जिस डिपार्टमेंट में इतना पैसा दोगे उसमें से काट लेना। ये तो कैसा अगला तनख्वाह आवेगी 5,000 काट लियो हमें तो ये होता है लेखा अनुदान। तो ये सब अनुमति किससे ली जाती हैं? अर्थात पूर्व पहले से कोई ठीक है अनुदान या व्यय दे देना, राष्ट्रपति की अनुमति से ही पहले एडवांस व्यय दिया जाएगा। ये सब क्या है? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। अब देखो आगे कैग की रिपोर्ट ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब है आपकी कैग की रिपोर्ट को संसद में रखवाना, ये आपकी चौथी शक्ति है, वित्तीय शक्तियों में आती है। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। किसकी? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, और कहते हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है, और कै वर्ष के लिए करेगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, ठीक है, जो भी पहले हो। मैंने अभी बताया था वर्तमान में कौन है, कैग कौन है वर्तमान में, ठीक, कैग का अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जो पूर्व में क्या था? पूर्व में जम्मू कश्मीर का उपराष्ट्रपति, जम्मू कश्मीर का पहला उपराष्ट्रपति का दर्जा इसी को मिला था, ठीक है। राजीव की जगह आया है, राजीव महर्षि की जगह है, राजीव महर्षि को WHO का जो बाह्य लेखा परीक्षक है उसका एक सदस्य बनाया गया है, उसके स्थान पर ये आया है, ठीक है। उससे WHO में भेज दिया गया है राजीव महर्षि को, और इसे जम्मू कश्मीर से बुला करके कहाँ ले आए? आपको कैग का अध्यक्ष बना दिया गया। एक बात, लेकिन आपको जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में आता है वो कौन सा अनुच्छेद आता है? अब देखो, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट को किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। तो अर्थात अनुच्छेद 151 के तहत भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को पेश करता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? संसद में के सदनों में, ठीक है। तो कैग का उल्लेख 148 में जो ब्रिटेन से लिया गया है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 जो भी पहले हो, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र। कौन है आपके? गिरीश चंद्र आपके ये हैं। तो बी नरहरि राव पहले थे, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इस समय बदल चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आने के चांस हैं पटवारी में, पटवारी या पुलिस में ये क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रख लेना इसको। ये क्वेश्चन पटवारी या पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ये क्वेश्चन आना है, लिख लो आप, ठीक है। एक बात, ये तो हो गया आपकी कैग की रिपोर्ट। अब 5वीं शक्ति देखिए, अंतिम शक्ति है, 5 मिनट ध्यान से सुने। पांचवी शक्ति पे ध्यान दें। अब देखिए 5वीं शक्ति तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय शक्तियों का बंटवारा आपको याद आ गया होगा। वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय शक्तियों का बंटवारा कौन करवाता है? वित्तीय शक्तियों का बंटवारा करवाएगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कैसे?
तो राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे हो, इसके लिए प्रति 5वें वर्ष एक केंद्रीय वित्त आयोग, एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति प्रति 5वें वर्ष एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है और इसकी सिफारिश के आधार पर अब यह सिफारिश देगा कि भाई कितनी, तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसका अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है। और पहले कौन थे? के.सी. नियोगी। पहले कौन थे? फर्स्ट कौन से? पहले थे के.सी. नियोगी। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। अब कहते हैं वर्तमान में एन.के. सिंह हैं, इन्होंने अपनी सिफारिश अभी 2020 और 21 के लिए की है और इन्होंने कहा है कि केंद्र से जितनी व्यय आता है, जितना टैक्स आता है, जितना आयकर आता है, उसका कितना हिस्सा राज्य को दिया जाए। तो केंद्र का कितना हिस्सा राज्य को दिया जाए? तो राज्य को कितना दिया जाए? 41%। ये करंट का प्रश्न है। कौन सी रिपोर्ट? 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र जो आयकर होता है उसका कितना हिस्सा राज्यों को देगा? उसका 41% राज्यों को देगा। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों, वित्तीय शक्तियां, ठीक है, वित्तीय शक्तियों को बंटवारा करने के लिए प्रति 5वें वर्ष केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है और इसकी सिफारिश के आधार पर जो केंद्र का आय होती है उसे राज्यों में बंटवारा करवाता है। वर्तमान में सिफारिश है 41% की। ये ध्यान रखना, ये कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है। अब देखो जो आपके टॉपिक हैं ये कभी कभी जीके में पूछ ले जाते हैं। सिफारिश, तो राष्ट्रपति ने ऐसे अनेक आयोगों का गठन किया। आयोगों से पूछता है भाई वर्तमान में जो आपके राष्ट्रीय वित्त आयोग कर दिया वो तो फिक्स कर दिया, लेकिन कहते हैं उससे पहले कुछ आयोगों का गठन किया गया था और इन्होंने सिफारिश की थी कि कैसे क्या किया जाए। तो इससे पहले ये फिक्स हैं। तो पहला प्रशासनिक आयोग कहते हैं, बहुत क्वेश्चन ये पेपर में आता है मेरे मित्रों कि पहले प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ। सीधा सन पूछते हैं 1900। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एमपी के टेट में हर पेपर से में आया था। एमपी का जो टेट का पेपर हुआ, हर टेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था घुमा फिरा के कैसे ना कैसे। आयोग आते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं। ये आयोग आपको 4 दे रहा हूं। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा के संबंध में इन दोनों में विवाद हो जाता है। राज्य कहता है यार मुझे तो एक काम करो साहब, मैंने यहाँ तो ट्रेन ज़्यादा चले, मैंने तो सबसे ज़्यादा कमाया सब, मैंने घपलो ही ना करो, मैंने ईमानदारी तुम्हें पैसे जमा कराए और तुम कोई 41 रुपये दे रहे हैं, 29 रुपये दे रहे हैं। हिस्सा परसेंट के ऊपर आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है। रेल डिपार्टमेंट है, आपका डाक डिपार्टमेंट है, ऐसे करके दोनों में झगड़ा हो जाता है। किसी अन्य चीज़ को लेकर के आपस में केंद्र राज्यों में मनमुटाव हो जाता है। उन मनमुटाव को कैसे शांत किया जाए, उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया और भारत में पहला आयोग है जिसे प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं। तो केंद्र और राज्यों के संबंध में पहले निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था? तो आपको नाम याद रख लेना, प्रशासनिक सुधार आयोग। गठन कब किया गया था? 1966 में। इसका अध्यक्ष कौन था? मोरारजी देसाई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इन्हें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बना दिया था इंदिरा गांधी जी ने। उनके स्थान पर किसे बनाया गया? तो हनुमंतैया। अब ऐसे ध्यान रखना प्रशासन सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपको यही करना है, ऑप्शन में 2 दे दें। ठीक है, ध्यान रखना। तो हनुमंतैया जैसे भी है कौन था लास्ट में, इसे तो आपको पूछने का तरीका वो तो पेपर की भाषा पूछेगा, कैसे देगा, पहला कौन था, अंत में कौन था, ऐसे शब्द दे दे। प्रथम तो मोरारजी देसाई कर देना, या केवल अध्यक्ष था तो हनुमंतैया कर दो, या अंतिम अध्यक्ष था हनुमंतैया कर देना।
ठीक है, पूछने का अर्थ है इसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो भाषा है, कैसे पूछा जाए। एक बात सिफारिश किया की थी, 22 सिफारिश की थी, और सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिश जो हर डिपार्टमेंट ने, हर आयोगों ने की थी, वो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख 263 में। उसने कहा कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख पूछता है पेपर में सीधा 263 में, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए। ऐसी अन्य 22 थी, तो आपको विशेष करके इम्पोर्टेंट है ये पहला। ऐसे आपको दूसरा, मुझे मालूम था समय नहीं बचेगा, इसलिए मैंने इनको पहले ही टाइप करवा दिया, इससे कि आपको पूरी सुविधा मिल जाए। ऐसे दूसरा जो आयोग है, ऐसे साथ साथ इसके ले लेना, ठीक है। जो दूसरा आयोग था उसका नाम था राजमन्नार आयोग, और इसका गठन कब हुआ? 1969 में हुआ, पहला 66 में और तीसरी 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद 69 में। इसने रिपोर्ट कब दी? 71 में। तो इसका गठन पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसका अध्यक्ष कौन था? पीवी राजमन्नार। इसने कौन सी सिफारिश की थी? वही अंतर्राज्यीय परिषद की, जिसका उल्लेख 263 में है। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसका, ठीक है, विशेष करके आपको ये नाम तो उसी के नाम पे है। अब देखिए आगे तीसरा आयोग। तीसरे आयोग बिल्कुल ऐसे ही आप बना लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेना सेम। समय के अभाव में पहले ही मुझे मालूम था कि समय नहीं बचेगा, इसलिए आप बिल्कुल आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ऐसे तीसरा सहकारी आयोग, ठीक है, ये तो अभी हाल ही में आया हुआ किसी न किसी एग्जाम में। सहकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 87 में। इसका अध्यक्ष पूछ सकता है रणजीत सिंह। इसका अध्यक्ष कौन था? रणजीत सिंह था। ये ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष पूछा जाता है या इसका गठन पूछा जाता है, ये दो चीज़ याद रख लेना। सिफारिश लगभग सबकी एक जैसी हैं अंतर्राज्यीय परिषद का। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये ध्यान रखना, सब कह रहे थे अंतर्राज्यीय परिषद हो, और इस प्रकार 1990 में इसका गठन कर लिया गया। तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मेरे मित्रों इसे भी याद कर लेना, स्किन ऐसे बना लेना, इसकी ऐसे ले लेना। अंतिम है आपका चौथा पुंछ आयोग। पुंछ आयोग है पुंछी आयोग। किससे संबंध है? ये भी आता है सीधा, किससे संबंध है ये भी क्वेश्चन आता है। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ये आयोग, चारों इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। अब देखो, तो पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2017 में हुआ। इसने रिपोर्ट 2010 में दी। इसका अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन पुंछी। तो आपको केवल मदन मोहन याद रखना है, ऐसे पूछेगा। तो पुंछी आयोग का अध्यक्ष मदन मोहन था, ठीक है। और इस प्रकार आपातकाल, इसने विशेष करके 3 सिफारिशें दी थी। आपातकाल में अधिकतम कैसे 3 माह की, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसने कहा 3 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि आपातकाल की अवधि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की अवधि क्या है? अधिकतम है अनिश्चित काल। अनिश्चित काल ध्यान रखना, अनिश्चित काल है। अब इसने कहा कि 3 महीना होने चाहिए मात्र, 3 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अनिश्चित काल नहीं होना चाहिए। जबकि आपातकाल की अवधि वर्तमान में अनिश्चित काल है। ऐसे अनुच्छेद 356, इसकी अवधि कितनी है? इसकी अवधि है अधिकतम 3 वर्ष। अनुच्छेद 360 की कितनी है? इसकी भी अनिश्चित काल है, ठीक है। ऐसे करके उसने अपनी सिफारिश क्या की? 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सिफारिश किसने की थी? पुंछी आयोग, इसलिए इंपोर्टेंट माना जाता है मेरे मित्रों। ऐसे मुख्यमंत्री नियुक्ति के बारे में कुछ अन्य प्रावधान दिए थे, ठीक है, और वो भी किसने दिए थे? पुंछी आयोग ने दिए थे। राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध से संबंधित कौन सा आयोग है? ये भी पेपर में पूछा गया है। तो ये सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं पुंछी आयोग। तो मेरे मित्रों, तो मैंने आपको, बाकी आपके कुछ नोट हैं, इन्हें भी आप याद कर लेना, इन्हें भी ऐसे लिख लेना कि संविधान में यूनियन की बजाय, ठीक है, संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। और 101 में संविधान संशोधन के तहत संविधान 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं जो हम आपको बता देंगे, ठीक है। 3 सूचियां, संघ सूची, समवर्ती और राज्य सूची, इनका उल्लेख दे रखा है। बाकी एक और है आपके, विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस संघवाद को अपनाया गया था। तो विश्व में सबसे पहले संघवाद किसने अपनाया था? तो अमेरिका ने अपनाया था, ये ध्यान रख लेना। और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एक प्रमुख लोकतांत्रिक संगठनात्मक शासन व्यवस्था रखता है। जबकि ध्यान रखना, भारत में संघात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में संघात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है, अमेरिका से नहीं ली गई है। जबकि संघात्मक प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण किसका माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। हमने अमेरिका से नहीं ली है, ये आप ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऐसे करके, ठीक है, तो